कर रहा है। हेलो 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 हेलो। पीरियोडिक टेबल चल रहा है ना? कहां तक हुआ था? शुरू करें? चला, आवर्त सारणी में हमने आपको कहा था कि इधर वाले जो तत्व हैं ये धातु हैं कि अधातु हैं? धातु हैं। और इधर वाले जो तत्व हैं ये क्या है? अधातु है। हमको ये बताइए, धातु के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 2 3। धातु के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3। और ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है कि ग्रहण करता है? ये त्याग करता है। इसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातु जो है ये ग्रहण करता है। इसके बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही है ना? तो जब त्याग करेगा तो ये धन आयन बनाएगा कि ऋण आयन? जो त्याग करता है वो धन आयन बनाता है। क्या बनाता है? धन आयन। जो ग्रहण करता है वो ऋण आयन बनाता है। ऋण आयन बनाता है। जो त्याग करेगा वो कौन आयन? धन आयन। और जो ग्रहण करेगा वो क्या? ऋण आयन। कहते हैं दाएं बाएं से दाएं, ये बायां है ना, बाएं से दाएं जाने पर त्यागने की क्षमता घटेगी और ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। बढ़िया से देखो, ये त्याग करता है और ये क्या करता है? ग्रहण। तो इधर से इधर जाइएगा तो त्यागने की क्षमता घटेगी कि बढ़ेगी? ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि इधर वाले ग्रहण करते हैं। तो इधर ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा की कम? इधर त्यागने की क्षमता ज्यादा। इधर से इधर जाइएगा तो ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी और त्यागने की क्षमता घटेगी ना? बोलो न रे, बुझा रहा है कि झूठे बोरा में जा रहा है? ये त्याग रहा है तो इधर वाले का त्यागने का क्षमता ज्यादा, इधर वाले का ग्रहण करने का क्षमता ज्यादा है ना? तो इधर से इधर जाएंगे तो ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी और त्यागने की क्षमता घटेगी। यानी कहते हैं अगर हम इधर से इधर जाते हैं तो विद्युत धनात्मकता का मान क्या होगा? घटेगा ना? ये धनात्मक है और ये क्या है? ऋणात्मक। इधर से इधर जाएंगे तो विद्युत धनात्मकता घटेगी ना हो, अब विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी। बोलिए, इधर से इधर जाने पर विद्युत धनात्मकता क्या होगी? घटेगी। अब विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? बढ़ेगी। कहते हैं दाएं से बाएं जाने पर धातुई गुण, विद्युत धनात्मकता और इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? बताओ, इधर वालों का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, बोलो, त्यागने की क्षमता कम और ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा। सही है ना? सेम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण क्या होगा? इधर का धातु है, इधर अधातु है। अब बताओ, इधर से इधर अगर आप जाते हो, इधर से इधर जाओगे तो अधात्विक गुण बढ़ेगा कि घटेगा? अब विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ेगा और ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो कहते हैं आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी कि घटेगी?
हीरा सबसे अधिक कठोर होता है कि सबसे अधिक मुलायम? सबसे अधिक कठोर कौन? हीरा। तो कहते हैं हीरा वह अधातु है जिसका गलनांक तथा क्वथनांक बिंदु सबसे अधिक होती, न जल्दी गलेगा न जल्दी खोलेगा। टंगस्टन, टंगस्टन दैनिक जीवन में जितना भी धातु हम लोग यूज करते हैं उसमें सबसे हार्ड कौन है? टंगस्टन। वैसे सबसे हार्ड प्लेटिनम है, लेकिन प्लेटिनम का हम लोग दैनिक जीवन में यूज नहीं करते। अगर कहेगा आपको सबसे कठोर कौन, तो कहेंगे प्लेटिनम। अगर कह देगा दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाला सबसे कठोर कौन? टंगस्टन। लिख लो एक लाइन। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। इंजीनियरिंग उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला सबसे कठोर धातु टंगस्टन। प्लेटिनम चूंकि हम लोग यूज नहीं करते, ये बहुत महंगा है। सबसे कठोर धातु कौन? प्लेटिनम। इंजीनियरिंग उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला सबसे कठोर धातु कौन? कौन? टंगस्टन। हो गया। इंजीनियरिंग उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला सबसे कठोर धातु कौन है? टंगस्टन। सबसे कठोर धातु पूछेगा तब कौन? कौन? प्लेटिनम। हो गया। अब देखो, यूरेनियम को सफेद कोयला के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? नाम है, याद रखना है। हेलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन और सबसे कम क्रियाशील होता है आयोडीन। हेलोजन कौन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। इसमें सबसे अधिक कठोर कौन, सबसे अधिक क्रियाशील है फ्लोरीन और सबसे कम क्रियाशील कौन है? आयोडीन। हेलोजन में सबसे कम क्रियाशील है आयोडीन तथा सबसे अधिक कौन? फ्लोरीन। कहता है गैलियम और सीजियम कहां पिघल जाता है? हथेली पर। पोटेशियम भी। गैलियम, सीजियम, पोटेशियम, ये हाथ पर क्या हो जाता है? पिघल जाता है। फिर कहता है चला धातु। धातु किसको कहते हैं? जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो और जो त्याग करता हो ग्रहण करता हो। कहता है इसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाते हैं? धन है। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितना है? 1। फिर भी वो धातु नहीं है। क्या है वो? अधातु है। कहता है हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी यह धातु नहीं बल्कि क्या है? अधातु। अब मनुष्य ने सर्वप्रथम प्रयोग किया जाने वाला धातु तांबा। सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला था लोहा ना, पीछे पढ़ा चुके हैं हम। अब मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम और सबसे कम पाया जाता है मैंगनीज। अगर धातु कह दे तो कैल्शियम और नहीं तो OCHNCA, याद है ना? मानव में जो क्रम है वो क्या है? OCHNCA, याद है ना? तो ये धातु न है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? अधातु। ये क्या है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है? कैल्शियम। और सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला धातु मैंगनीज। कौन? मैंगनीज ना। आप भूपर पट्टी पे सबको बताए थे AlFeCaNa। भूपर पट्टी पर हम याद कीजिए बताए थे आपको OSiAlFe, याद है? इससे ऊपर बाहर जाइएगा CaNa। तो धातु तो यही ना है। तो मनुष्य के शरीर भूपर पट्टी पर धातुओं का क्रम है AlFeCaNa। सबसे हल्की धातु, सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम और सबसे कठोर तत्व कहेगा तो हीरा। कौन?
द्रव अवस्था में कौन पाया जाता है? पारा ना। पारा किस अवस्था में? पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये धातु है क्या अधातु? ये क्या है? अधातु। तो पारा एकमात्र धातु है जो किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। अब चला, अगर पारा में कुछ भी मिला दीजिएगा, कुछ भी धातु अधातु कुछ भी मिला दीजिएगा, तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन अमलगम बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्त? अमलगम। यानी पारे में किसका होना अनिवार्य है? अमलगम का। अमलगम में किसका होना अनिवार्य है? पारा का। देखो फिर से समझा, पारा में कुछ मिला देते हैं तो अमलगम बनता है। पारा में कुछ मिला देते हैं तो अमलगम बनता है। इसका मतलब पारा का होना अनिवार्य है कि नहीं है? अनिवार्य है। अमलगम में किसका होना अनिवार्य है? क्योंकि पारा में कुछ मिलाते हैं तो क्या बनता है? जैसे कक्षा में छात्र का होना अनिवार्य है, बोलो रे, वैसे ही अमलगम में किसका होना अनिवार्य है? किसका? क्योंकि पारा में कुछ मिलाते हैं तब क्या बनता है? क्या बनता है? अमलगम बनता है। कहते हैं अमलगम का, चला पारा का अलग अलग नाम है। पारा का बहुत सारा नाम है। पारा को कहते हैं द्रव धातु, पारा को कहते हैं क्विक सिल्वर, पारा को कहते हैं द्रव धातु, पारा को कहते हैं क्विक सिल्वर, पारा को कहते हैं द्रव धातु, पारा को कहते हैं क्विक सिल्वर, पारा को कहते हैं पारद, पारा को कहते हैं रस। ये सब इसी का नाम है। द्रव धातु, क्विक सिल्वर, पारद, रस, ये सब किसी का नाम है। किसका? पारा का। कहते हैं Hg, पारा, रस, क्विक सिल्वर, इसी को कहते हैं क्या? द्रव धातु। Hg किसी अन्य को अपने में घुला कर किसका निर्माण करता है? अमलगम का। अमलगम में किसका होना आवश्यक है? पारा का। अमलगम एक विलयन है। चला, जैसे हम लोग सोडियम क्लोराइड का विलयन लेते हैं, वैसे ही नाम दे दिया गया है कि अगर पारा में आप कुछ भी डाल दोगे ना तो उस विलयन का नाम क्या हो जाएगा? अमलगम। कुछ भी आप डाल दो, धातु अधातु उपधातु कुछ भी डाल दो, एक विलयन बना लो, तो उस विलयन का स्पेशल नाम क्या है? अमलगम। जैसे आप कहिएगा शरबत क्या है, तो शरबत है चीनी और पानी को मिला दीजिए तो शरबत बन जाएगा। चीनी और नमक को मिला दीजिए तो उसका स्पेशल नाम क्या देते हैं? शरबत। वैसे ही पारा में कुछ मिला दीजिए तो उसका स्पेशल नाम क्या हो जाता है? अमलगम। मिट्टी के तेल में रखी जाने वाले धातु देखो, तो सब न रे, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, सीजियम, ये सब न मिट्टी के तेल में रखते हैं। बाहर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? आग लग जाएगा। अब फास्फोरस को कहां रखते हैं? पानी में। अब सोडियम पानी में तैरता है, यह जल से क्रिया करके कौन गैस देता है? हाइड्रोजन गैस। पीछे भी हम बता चुके हैं। सोडियम मुलायम होता है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम द्रव में पानी में तैरता है और यह जब पानी से अभिक्रिया करेगा तो कौन गैस देगा? हाइड्रोजन गैस। अब सोडियम को कहां डुबा कर रखते हैं? पानी में कि केरोसिन में? केरोसिन में। फास्फोरस को कहां? पानी में। सोडियम मुलायम होता है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम बेंजीन तथा इथर में विलेय होता है, मतलब घुल जाता है। धातु का घनत्व तो उच्च की निम्न, सघन होता है कि विरल होता है? सब कुछ धातु का पॉजिटिव होता है। धातु चमकीला होता है, धातु विद्युत का सुचालक होता है। एकमात्र धातु है जो कुचालक होता है, सीसा। बोलो न रे, धातु को पीटकर चादर बनाया जा सकता है, खींचकर तार बनाया जा सकता है, लेकिन ओकर अपवाद है सीसा। सीसा को आप पीट के चादर बना सकते हैं, खींच के तार बना सकते हैं? बोलो ना रे। तो कहते हैं धातु का घनत्व उच्च होता है तथा यह विद्युत का क्या है? सुचालक। लेकिन सीसा विद्युत का सुचालक है? सीसा विद्युत का क्या है? कुचालक। घनत्व का क्रम देख लो, सबसे अधिक घनत्व किसमें होता है? प्लेटिनम, उससे कम सोना, फिर सीसा, फिर तांबा। धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके कौन गैस? पीछे पढ़ाए हैं। धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा। इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे सोडियम अम्ल से अभिक्रिया करेगा, मान लो HCl से अभिक्रिया कर लेता है तो ये दे देगा NaCl प्लस कौन गैस? हाइड्रोजन गैस। सही है ना? हाँ, और अगर अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो दे देगा लवण प्लस जल।
लवण प्लस क्या दे देगा? जल। धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा, कौन गैस देगा? हाइड्रोजन। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तब कौन क्या देगा? क्या देगा? जल। देखो धातु बोले तो मेटल ना, धातु बोले तो M4, METAL, S बोले तो मेटल्स, M बोले तो मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी मतलब चला पीट कर चादर बनाने का गुण, E फॉर इलास्टिसिटी लचीलापन, T फॉर टेंसाइल तन्य खींचने योग्य, A फॉर एलॉय मिश्र धातु, L फॉर लस्टर चमक, S फॉर स्ट्रेंथ मजबूती। यानी अगर कोई धातु है तो उसमें अधात्वर्णीयता, पीटकर चादर, लचीलापन, खींचने का गुण, मिश्र धातु, चमक, मजबूती, ये सारा गुण उसमें होना चाहिए। धातु के ऑक्साइड क्षारीय है कि अम्लीय है? हाँ सर नमस्ते, हेलो। धातु के ऑक्साइड क्या चला? क्षारीय। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। जेडेनओ का नाम सुने हो? फिलोसफर उल या इसे यसद पुष्प के नाम से जाना जाता है। जेडेनओ को का नाम है फिलोसफर उल या यसद पुष्प। ढलवा लोहा में लोहा का सबसे अशुद्ध रूप है और इसमें कार्बन की मात्रा 2 से 5% होती है। कितना होती है? ढलवा लोहा लोहे का अशुद्ध रूप होता है तथा इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। लगभग कितना से कितना? कितना से कितना? 2 से 5%। पिटवा लोहा लोहे का शुद्ध रूप है और इसमें कार्बन की मात्रा होती है 0.12 से 0. कितना? 25%। इस्पात एक मिश्र धातु है जिसे सामान्यतः किस विधि द्वारा बनाते हैं? बेसेमर विधि द्वारा। याद रखना होगा ये सब चला कि इस्पात को किस विधि द्वारा बनाते हैं? बेसेमर विधि द्वारा। फिर कहता है स्टील को, एक क्वेश्चन आता है चला कि स्टील को नरम बनाने की प्रक्रिया को तापानुशीतलन कहते हैं। जैसे आप स्टील को गर्म कर लीजिए, गर्म कीजिएगा तो मुलायम होगा कि हार्ड होगा? क्या होगा? तो मुलायम बना किसी भी स्टील को या किसी को भी गर्म कर लीजिए, धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को तापानुशीतलन कहते हैं, एनिलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं चला? इससे वह मुलायम होता है। स्टील को नरम बनाने की प्रक्रिया को तापानुशीतलन कहा जाता है। स्टील को अधिक कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा को क्या करना है? बढ़ा दें। जंगरोधी बनाने के लिए क्या बढ़ाना है? क्रोमियम। क्या बढ़ाना है? कठोर बनाने के लिए कार्बन बढ़ा देना है। स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है क्योंकि इसमें क्रोमियम की मात्रा कितना से कितना %? स्टेनलेस स्टील जंगरोधी बनाने के लिए हम बोले थे क्रोमियम का उपयोग करते हैं। स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता, इसीलिए इसका स्टेनलेस स्टील के हम लोग बर्तन यूज करते हैं क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता, क्योंकि इसमें क्रोमियम की मात्रा अधिक होती है कि कम? कितना %? अब बता, अधातु किसे कहते हैं? जो ग्रहण करे कि त्याग करे? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा? ऋण आयन। इसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 ये प्राय ठोस और गैस अवस्था में होता है। एकमात्र है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, कौन? ब्रोमीन। कौन? ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये विद्युत के क्या है? कुचालक। लेकिन अपवाद कौन है? ग्रेफाइट। धातु का जितना गुण है उसका ठीक उल्टा गुण इसमें होता है। ये भंगुर होते हैं, लेकिन अपवाद कौन है? ग्रेफाइट और आयोडीन। ये भंगुर, भंगुर का मतलब चकनाचूर होना। भंगुर का मतलब, भंगुर का मतलब क्या होना? भंगुर का मतलब होता है चला चकनाचूर होना। भंगुर का मतलब क्या होता है? ये भंगुर हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं चला? भंगुर हो जाते हैं। भंगुर का मतलब क्या होना? भंगुर का मतलब क्या होना? चकनाचूर हो जाना। अधातु का घनत्व क्वथनांक तन्यता धातु से कम की ज्यादा, इसका ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अब चला, फास्फोरस 2 प्रकार का होता है। फास्फोरस 2 प्रकार का, एक होता है श्वेत या पीला फास्फोरस और एक होता है चला लाल फास्फोरस। श्वेत या पीला फास्फोरस क्या है? ये हड्डी में पाया जाता है। और लाल फास्फोरस जो है ये बारूद या माचिस बनाने में इसका उपयोग करते हैं। माचिस की तीली में किसका उपयोग करते हैं? लाल का। ये स्वतः ही 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जाता है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड?
इस स्वतः 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलने लगता है। कितना पर जलने लगता है? ये स्वतः नहीं जलता, इसमें आग लगाना होगा। इसीलिए देखिएगा स्मशान घाट में हड्डी जो है अपने आप आग लग जाता है। उसमें हड्डी में पाया जाता है श्वेत या पीला फास्फोरस। पीला इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि जब ये आग लगता है तो ये पीले रंग के साथ जलता है, इसलिए इसका नाम, दूसरा नाम क्या है? पीला फास्फोरस। अब चला, ये हड्डी में पाया जाता है तो आप देखिएगा स्मशान घाट वगैरह में कि अपने आप आग लगल रहता है। हम लोग कहते हैं भूत है, जबकि भूत नहीं है, वो हड्डी है जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने आप जलने लगता है। तो अब स्मशान घाट में जाने से आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे आप देखिएगा, आप समझिएगा कि लाल श्वेत फास्फोरस है, इसलिए वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो रहा है? जल रहा है। अपने आप अगर आग लग रहा है, इसका मतलब चला अस्थाई है कि अस्थाई है? अस्थाई होता तो अपने आप आग नहीं लगती। इसका मतलब इस फास्फोरस का दूसरा नाम अस्थाई फास्फोरस है और इस फास्फोरस का दूसरा नाम अस्थाई है। हड्डी में चला बहुत अधिक गंध होती है, लहसुन के समान इसमें गंध होती है। किसके समान? लहसुन के समान तीक्ष्ण गंध होती है। नहीं देखता था पहले, हड्डी वड्डी चुन के ले जाता था लोग, नाक बंद कर लेता था। क्यों? क्योंकि वो हड्डी वाला में श्वेत फास्फोरस होता है और उसकी गंध बहुत तीक्ष्ण होती है, लहसुन के जैसे। इसमें कोई गंध नहीं होता है, इसलिए माचिस वगैरह जो है आपको बदबू नहीं करता है। बारूद या माचिस वगैरह में लाल फास्फोरस, ये अस्थाई है क्या अस्थाई? इस स्वतः नहीं जलेगा, इसमें आग लगाओगे तभी जलेगा। लेकिन ये चला अस्थाई है क्योंकि ये स्वतः जलने लगता है। कितना डिग्री सी पर? कितना डिग्री सी पर? श्वेत या पीला फास्फोरस, यह पीली रोशनी के साथ जलता है, इसलिए इसे कौन फास्फोरस कहते हैं? पीला फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस का दूसरा नाम पीला फास्फोरस क्यों है? क्योंकि जब ये जलता है तो पीली रोशनी के साथ जलता है। कहता लाल फास्फोरस यह स्वतः नहीं जलता, यह स्थायी फास्फोरस भी कहलाता है। श्वेत फास्फोरस यह 40 डिग्री सी पर स्वतः जलने लगता है, इसलिए इसे कौन फास्फोरस कहते हैं? अस्थाई क्यों अस्थाई? लाल फास्फोरस, इसका उपयोग माचिस की तीली या बारूद बनाने में करते हैं। यह श्वेत फास्फोरस कहां पाया जाता है? हड्डी में। इसे फास्फोरस को कहां डुबा कर रखते हैं? अभी तुरंत बोले थे पानी में ना, पानी में डुबा कर रखते हैं। इसकी गंध कैसी होती है? लहसुन के। लाल फास्फोरस, इसमें गंध होता है? यह गंधहीन होता है। बताओ, रबर में सल्फर मिलाना वल्कनीकरण कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रबर ले लिए, रबर में आप सल्फर मिला दीजिए। क्या मिला दीजिए? जैसे देखो, ये अगर प्लास्टिक है चला तो इसमें सल्फर मिलाया हुआ है, इसलिए तुमको इतना मुलायम लग रहा है। अगर इसमें सल्फर नहीं मिलाता तो इतना मुलायम नहीं होता। तो रबर में जब आप सल्फर मिलाते हैं तो उसकी प्रत्यास्थता बढ़ती है। अब प्रत्यास्थता का बढ़ना मतलब कठोरता का बढ़ना। किसका बढ़ना? तो इसका मतलब रबर में सल्फर मिलाना, और यह प्रक्रिया चला वल्कनीकरण कहलाती है। वुल्केनाइजेशन, वल्कनीकरण, वुल्केनाइजेशन कहलाती है। रबर में सल्फर मिलाना क्या कहलाता है? वुल्केनाइजेशन, वल्कनीकरण कहलाता है। इससे इसकी प्रत्यास्थता बढ़ती है। प्रत्यास्थता बढ़ती है मतलब कठोरता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? आप जैसे आप देखो, आप जो घर में रबर यूज करते हो बहुत मुलायम होता है, लेकिन वही अगर रबर हम लोग यूज करते हैं गाड़ी के टायर में, वो मुलायम होता है कि हार्ड होता है? क्या होता है? क्यों? क्योंकि उसमें क्या मिलाया हुआ? सल्फर। सल्फर मिलाने से प्रत्यास्थता बढ़ता है। प्रत्यास्थता बढ़ता है, इसका मतलब क्या बढ़ता है? क्या बढ़ता है? कहते हैं प्राकृतिक रबर में गंधक, गंधक को ही क्या कहते हैं? सल्फर। मिला देने से रबर की मजबूती एवं इलास्टिसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तथा क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। प्राकृतिक रबर में गंधक मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? वल्कनीकरण, वुल्केनाइजेशन कहलाती है। गंधक के एक अणु, गंधक का फॉर्मूला होता है एसिड। गंधक का फॉर्मूला सल्फर, और सल्फर होता है क्या? एसिड। गंधक के एक अणु में इसके कितने परमाणु होते हैं? 8। अतः इसका आणविक सूत्र क्या होता है? एसिड। गंधक का उपयोग हम लोग कहां कहां करते हैं? महिलाएं अपना बाल सीधा करने में करती है, औषधि मलहम वगैरह में इसका उपयोग नहीं देखता है। कुछ कुछ महिलाओं का बाल एकदम स्ट्रेट होता है, देखा है?
तो चला उसमें इसका उपयोग किया जाता है, किसका? सल्फर का। गंधक का उपयोग औषधि जगत में भी किया जाता है, मरहम, सल्फर ड्रग्स का टिकिया। ड्रग्स का मतलब वो ड्रग्स नहीं है, ड्रग्स का मतलब टेबलेट होता है, उसमें हम लोग इसका उपयोग करते हैं। आजकल सल्फर का उपयोग ब्यूटी पार्लर में विशेष बालों को विशेष आकृति देने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अरे चुट्टा, उपधातु किसको कहते हैं? चला, जो धातु और अधातु दोनों का गुण रखता हो, बोलो दे, अर्थात हिजड़ा। अर्थात क्या? हिजड़ा। इसकी संख्या चला 7 है। इसमें धातु और धातु दोनों का गुण पाया जाता है। इसकी संख्या कितनी है? 7। पहले में नहीं है, दूसरा में एगो है, तीसरा में भी एगो, चौथा में 2 गो, पांचवा में 2 गो, छठा में एगो, सातवां में नहीं है। यही लिस्ट है। कल भी एक क्वेश्चन था, कल भी टेस्ट अगर आप दिए होंगे तो एक क्वेश्चन था, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन और पोलिनियम। ये 7 क्या है? उपधातु, जिसमें धातु और धातु दोनों का गुण पाया जाता है। ये 7 है। चला, ये 7 इधर वाला जितना है ये सब धातु है, न छूटा नहीं है, ये नहीं है, जबरदस्ती रंग दिया है। ये अधातु है। अरे रुक जा यार, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, 7 गो है रे। 1 2 3 4 5 6 7। तो एकरा काहे देख रहा है? हम जो घेरे हैं ओकरा देखो ना। पीरियोडिक टेबल चला गलत है, प्रिंटिंग एरर है। इस 7 को पोलिनियम को लेकर के, जो इसको चला बॉर्डर लाइन कहते हैं। कौन लाइन कहते हैं? अब बॉर्डर लाइन का काम क्या है? धातु और अधातु को अलग करना। इसके बीच में बॉर्डर का ना काम करता है, इसलिए इसको हम लोग जिगजैग लाइन भी कहते हैं। इसको हम लोग कौन लाइन कहते हैं? जिगजैग। अब कहता है उपधातु आवर्त सारणी में धातु और अधातु को अलग, इधर धातु इधर अधातु, ये दोनों को अलग यही ना करता है उपधातु। बोलो न रे। उपधातु जिस रेखा पर स्थित है उसे बॉर्डर लाइन कहते हैं, क्योंकि यह धातु और अधातु के बीच किसका काम करता है? बॉर्डर का। किसका काम करता है? इसकी संख्या कितनी है? 7। कौन कौन? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन और पोलिनियम। ये चला डेली 2-3 दिन पे ये क्वेश्चन यहां से मिल जाता है। कल भी एक क्वेश्चन हम डिस्कशन करवाए। अब चला ध्यान देना, एक कहता है Al2O3 ZNO PbO2, इचला उभय धर्मी है। क्या है ये? उभय धर्मी है, अर्थात अम्लीय और क्षारीय दोनों का गुण रखता है। उभय धर्मी मतलब दोनों का गुण न रखे। उभयचर मतलब जो जल में भी रहे, स्थल में भी रहे। उभय धर्मी उसे कहते हैं जिसे अम्ल और क्षार दोनों का गुण रहता है। कहते हैं अल्युमिनियम, जिंक और सीसा के ऑक्साइड जैसे Al2O3, ZNO, PbO2 आदि उभय धर्मी है, अर्थात अम्लीय और क्षारीय दोनों का गुण रखते हैं। ये हमको लगता है पिछला बार रेलवे में चला 25-30 बार पूछा, मतलब पूरे शेड्यूल में 30 क्वेश्चन यहां से थे। 30 बार ये क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से उभय धर्मी कौन है? एगो अल्युमिनियम दे देता था। निम्न में से उभय धर्मी कौन है? एगो Al2O3 या ZNO में से कोई एक दे देता था। उभय धर्मी उसे कहते हैं जिसमें अम्ल क्षार दोनों का गुण होता है। उभय धर्मी किसको कहते हैं? जिसमें अम्ल क्षार दोनों का क्या रहता है? गुण रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उभय धर्मी। अब मिश्र धातु संगठक, ये तो चला खूब जानता होगा। पीतल किसका किसका मिश्रण है? कॉपर और किसका? जिंक का। ये चला कॉपर 70% और जिंक कितना? 30%। इसका उपयोग कहां करते हैं हम लोग? पीतल का तार बनाते हैं, मशीन के पुर्जे, बर्तन। लेकिन आपको पूछेगा क्या? बर्तन। पीतल का बर्तन जानते हो ना? पीतल का बर्तन बनाने में हम लोग यूज करते हैं। ये चला कंपोजिशन याद रखना होगा, दे रट्टा मार। कांसा, कांसा का भी बर्तन होता है। कांसा का उपयोग बर्तन, मूर्ति बनाने में करते हैं हम लोग। कृत्रिम सोना, रोल गोल्ड का नाम सुने हो? यह कॉपर और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। आभूषण तथा मूर्ति बनाने में इसका उपयोग करते हैं। मुद्रा धातु, कॉपर, टीन और फास्फोरस, ये मुद्रा धातु हैं। यहां फास्फोरस नहीं होगा। चला,
प्लेटिनम होगा। गन मेटल कॉपर, टीन और जिंक। बंदूक तथा मशीनों के पुर्जे बनाने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? गन मेटल। गन मेटल का उपयोग बंदूक और मशीनों के पुर्जे बनाने में करते हैं। बेल मेटल कॉपर और टीन का मिश्रण होता है घंटा बनाने में। घंटा समझते हो ना? कॉन्स्टेंटम पूछता है चला, कॉपर और निकेल का मिश्रण है और ये इसका उपयोग हम लोग क्या चीज में करते हैं? तार में। मोनल मेटल मूर्ति बनाने में, ये मोनल मेटल है चला, चांदी के जैसा सफेद होता है, कॉपर, आयरन और निकेल का मिश्रण है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, क्वेश्चन पूछता है। देखो नाम है जर्मन सिल्वर, लेकिन कॉपर, मैंगनीज और निकेल होता है, इसमें सिल्वर नहीं होता है। इसका उपयोग भी बर्तन और मूर्ति बनाने में करते हैं। डच मेटल कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है मशीन के पुर्जे बनाने में। मैग्नीशियम वायुयान या जहाज बनाने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? मैग्नीशियम का, बहुत महंगा होता है। ड्यूरेलुमीन वायुयान, प्रेशर कुकर आदि बनाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अल्युमिनियम, मैग्नीशियम और कॉपर का मिश्रण है। एल्यूमिनियम अल्युमिनियम और कॉपर का मिश्रण होता है। अल्युमिनियम ब्रॉन्ज, बर्तन, मुद्रा, आभूषण, पेंट आदि में इसका उपयोग करते हैं। नाइक्रोम ये निकेल क्रोमियम का मेनली मिश्रण होता है, लेकिन आयरन भी होता है, कार्बन भी होता है और अन्य चीजें भी होती हैं। विद्युत तापन अवयव के रूप में पूछा जाता है चला। हीटिंग एलिमेंट में जितना भी आपका हीटर है उसमें भी नाइक्रोम का तार होता है। जितना भी गीजर है सब में किसका तार होता है? नाइक्रोम का। सोल्डर किसका किसका मिश्रण होता है? सीसा और टीन का। विद्युत संबंध में सोल्डरिंग करने में, इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह को सोल्डरिंग करने में इसी का ना उपयोग करते हैं। एल्निको स्टील, अल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट। चुंबक के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। मैंगनीज स्टील, इसमें मैंगनीज और आयरन होता है। तिजोरियां, रेल की पटरियां में लगे गार्डर, कार्टून के कूटने के और पीसने की मशीनों आदि को बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। क्रोमियम और कार्बन का मिश्रण होता है काटने वाले औजार, मशीन बनाने में। स्टीव गोलियां आदि बनाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। लेकिन चला इतना तुमसे याद नहीं होगा, हम जो हाईलाइट करवाते हैं ओकरा याद कर लो। एगो हाईलाइट करो चला तुम, पीतल, कांसा। हाईलाइट किया? पीतल, कांसा, कॉन्स्टेंटन, जर्मन सिल्वर, सोल्डर। बस हाईलाइट कर लिया? इतने याद करना, बाकी रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। अब चला खनिज। प्रमुख खनिज, धातु तत्व एवं अयस्क। खनिज जानते हो चला? इसमें भी कुछ चीजें हैं जो तुमको याद करनी है। खनिज किसको कहते हैं? खनिज होता है चला, जैसे अल्युमिनियम है, तो क्या अल्युमिनियम जमीन के अंदर ऐसे ही रखा हुआ है? आप निकाल लीजिएगा। अल्युमिनियम जमीन के अंदर अल्युमिनियम प्लस अशुद्धि के रूप में रखा हुआ। अगर आप अल्युमिनियम निकाल लिए तो वो धातु है, अल्युमिनियम प्लस अशुद्धि है तो वो खनिज है। बोलन रे, अगर मान लो अल्युमिनियम आप प्लस अशुद्धि, क्या है ये? अल्युमिनियम प्लस अशुद्धि क्या है? खनिज। लेकिन ये दो खनिज ऐसे हैं जिससे कम दाम पर अल्युमिनियम निकल सकता है। कम दाम पर अल्युमिनियम अगर आप निकाल सकते हैं तो ये दोनों का स्पेशल नाम अयस्क हो जाएगा। ये भी खनिज है, ये भी खनिज है, ये भी खनिज है, लेकिन इससे कम दाम पर धातु निकाल सकते हैं तो ये दोनों का स्पेशल नाम क्या है? अयस्क। यानी जो अयस्क है वो खनिज है कि नहीं है? है ना? नहीं समझा? ये तीनों खनिज है, ये दोनों क्या है? अयस्क है। देखो बात बताओ, जो अयस्क है वो खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क हैं? नहीं समझा? वैसा खनिज जिससे कम दाम पर धातु निकाला जा सके उसे क्या कहते हैं? अयस्क। तो क्या इससे कम दाम पर नहीं निकाला जा सकता? इसमें अधिक दाम लगता है, अधिक पैसा लगता है, तो ये चला अयस्क नहीं है, ये सिर्फ खनिज है। लेकिन जिससे कम दाम पर धातु निकाला जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अयस्क। बताओ, जो अयस्क है वो खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क हैं क्या? बोलन रे, तो कहते हैं
धातु तथा उसके यौगिक से निकाला गया वह पदार्थ जो पृथ्वी तल के नीचे पाया जाता है क्या कहलाता है? खनिज। सोना प्लस अशुद्धि खनिज हो गया, प्लेटिनम प्लस अशुद्धि खनिज हो गया, लोहा प्लस अशुद्धि क्या हो गया? खनिज हो गया। जो जमीन के अंदर पाया, नहीं सुनता है झारखंड में बॉक्साइट खनिज पाया जाता है। बॉक्साइट खनिज पाया जाता है मतलब उसमें एल्युमिनियम होता है, और शुद्ध करके हम लोग क्या निकालते हैं? एल्युमिनियम। सीसा और जस्ता चूंकि एक ही जगह राजस्थान स्थित जावर खान में पाया जाता है, जावर नाम का खान है जहां एक के जगह दोनों पाया जाता है, जहां सीसा होगा वहां जस्ता होगा, जहां जस्ता होगा वहां सीसा होगा, इसलिए इस दोनों का नाम है जुड़वा खनिज। कौन खनिज? सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है। राजस्थान स्थित जावर खान में सीसा और जस्ता खनन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अयस्क वे खनिज जिससे धातुएं आसानी से एवं कम खर्च पर प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं? सभी अयस्क खनिज हैं। अरे चुट्टा, सभी अयस्क खनिज हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। सभी अयस्क खनिज हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। अब चला ये जो तत्व अयस्क और उनके सूत्र हैं, इसमें भी सब नहीं याद करना है, कुछ को याद करना है जो हम हाईलाइट करवाते हैं, ना तो रट्टा मारते मारते परेशान हो जाओगे। एगो सोडियम याद कर लेना, सोडियम का सोडियम क्लोराइड, सोडियम, उसके बाद आ जा तुम कैल्शियम, अल्युमिनियम, हाईलाइट किया, कैल्शियम, अल्युमिनियम, लोहा, हाईलाइट किया। बाद बाकी कुछ भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बाद बाकी कुछ भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है ना। अगर आपको रट्टा मारने का शौक है तो बढ़िया से रट्टा मार लीजिए, इतने लेकिन पूछेगा। सभी अयस्क क्या है रे? खनिज हैं। सभी अयस्क जो हैं ये खनिज है ना, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। कुछ प्रमुख गुण हैं। अधात्वर्णीयता नाम सुना होगा, पीट कर चादर बनाने का गुण, बोलो रे। अधात्वर्णीयता, पीट कर क्या करने का गुण? पीट कर चादर बनाने का गुण। एक होता है तन्यता, नाम सुने हो, खींचकर तार बनाने का गुण, खींचकर तार बनाने का गुण। ऐसा दोनों सबसे ज्यादा सोना का, उससे कम चांदी का, उससे कम कॉपर का, उससे कम अल्युमिनियम का, और सबसे कम किसका? आयरन। सबसे ज्यादा ये दोनों गुण किसमें होता है? सोना में, इसीलिए चलाई सबसे ज्यादा महंगा है। अधात्वर्णीयता कहते हैं कुछ ठोस पदार्थ पीटने पर टूटने के स्थान पर पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ को कैसे पदार्थ कहते हैं? अधात्वर्णीय होते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा। सोना सर्वाधिक अधात्वर्णीय धातु है, उसके बाद कौन है? कौन है रे? चांदी। सबसे चौड़ा चादर किसका बनाया जा सकता है? सोना का ना। अतन्यता, कुछ पदार्थ में ऐसे गुण पाए जाते हैं जिससे तार बनाए जा सकते हैं। पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं रे? तन्यता। और यह भी सबसे अधिक किसमें होता है? सोना में। यह भी सबसे अधिक किसमें होता है? यानी सबसे लंबा तार किसका बना सकते हैं? किसका बना सकते हैं? सोना का। सबसे बड़ा चादर किसका बना सकते हैं? और उससे कम किसका? चांदी का। देख लो, सबसे अधिक तन्यता लेकिन सोना से भी ज्यादा किसका होता है? प्लेटिनम का। किसका? प्लेटिनम का होता है, उसके बाद सोना का, और उसके बाद किसका? चांदी का। प्लेटिनम लेकिन पूछता नहीं है, आपको पूछेगा सबसे अधिक, तो नॉन ऑफ दीज ने मार दीजिएगा। क्या मारिएगा? सोना। तो एक होता है प्लास्टिसिटी, एक होता है एलास्टिसिटी। नाम सुने हो? प्लास्टिसिटी मतलब लचीलापन। एक होता है चला प्लास्टिसिटी बोले तो एलास्टिसिटी बोले तो प्रत्यास्थ। एक होता है सुघट्य। प्रत्यास्थ बोले तो एलास्टिक, सुघट्य बोले तो प्लास्टिक।
दोनों में अंतर क्या है? चला, प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसको खींचिएगा, छोड़ दीजिएगा तो पुनः अपने शेप में आ जाएगा। यह गुण क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता। सुघट्टेपन किसी पदार्थ का वह गुण है कि खींचिएगा तो पुनः अपने शेप में नहीं आए। ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्टिक। इलास्टिक कहते हैं खींचे पुनः अपने शेप में आ गया, इलास्टिक। खींचे पुनः अपने शेप में नहीं आया, क्या? प्लास्टिक। जो जितना ज्यादा कठोर होगा उसकी प्रत्यास्थता उतनी अधिक। तो बता, ठोस कठोर है कि द्रव की गैस? तो ठोस की प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा, द्रव की उससे कम, और गैस की सबसे कम। पदार्थ का वह गुण प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब चला खींचेंगे तो पुनः अपने शेप में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इलास्टिक आ जाएगा, प्लास्टिक नहीं। रबर इलास्टिक है। रबर क्या है? कहते हैं पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं आ पाता है, लचीलापन या प्लास्टिसिटी कहलाता है। आप भंगुरता मतलब चला पटक देंगे चकनाचूर हो जाएगा। भंगुरता मतलब पटक देंगे चकनाचूर हो जाएगा। यह गुण चला सीसा और ढलवा लोहा में है। किसमें किसमें है? सीसा और ढलवा लोहा में। कहते हैं कुछ ठोस पदार्थ हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? भंगुरता। इसका एग्जाम्पल लिख लो, ढलवा लोहा। एग्जाम्पल होगा ढलवा लोहा, जगह चापाकल वगैरह बनता है, और सीसा। ढलवा लोहा और क्या? सीसा। चकनाचूर होने का गुण होता है इसमें। कठोरता किसको कहते हैं? चला, जिसको नाखून से खुरचा जा सके कि खुरचा ना जा सके? ना जा सके कहते हैं कठोरता। जिसे चाकू से काटा या खुरचा ना जा सके। कठोरता का माप किस स्केल से करते हैं? मोहो स्केल से। कौन स्केल से? और सबसे अधिक कठोर कौन है? हीरा ना। धातु में सबसे अधिक कठोर कौन है? प्लेटिनम। बोलो रे। अब प्रयोग में लाया जाने वाला सबसे कठोर धातु कौन है? टंगस्टन। कौन? सर्वाधिक कठोर धातु कौन है? हीरा। मोहो स्केल पर इसकी कठोरता कितनी होती है? कितनी? 10 होती है। अब चला, कुछ खोज है जिसमें सबको नहीं याद रखना है, हम हाईलाइट करवाते हैं, उसको याद रखो। जो पूछेगा, एगो ऑक्सीजन हाईलाइट किया, रेडियम 47 नंबर 47, 48 थोरियम, 54 हाइड्रोजन, हो गया। इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना। फिर से बोल दें क्या? इतना ही आपको याद करना है इसमें, बाकी को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बता, सबसे अधिक कठोर धातु कौन है? छोटा धातु प्लेटिनम। उपयोग में लाया गया सबसे कठोर धातु कौन? हीरा ना। हीरा। टंगस्टन। सबसे कठोर तत्व कौन? हीरा ना। हीरा का मोहो स्केल पर मान कितना होता है? 10। मोहो स्केल किसी पदार्थ की कठोरता को मापता है। किसको नापता है? खनिज किसको कहते हैं? चला, जमीन के अंदर धातु और अशुद्धि जो मिला हुआ रूप है उसको क्या कहते हैं? खनिज। कम दाम पर जिससे धातु निकाला जा सके उसका स्पेशल नाम क्या है? अयस्क। क्या नाम है? कम दाम पर जिससे धातु निकाला जा सके उसे क्या कहते हैं? अयस्क। क्या कहते हैं? कम दाम पर जिससे धातु निकाला जा सके उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। बताओ, वर्ग की संख्या कितनी है? 18। और आवर्त की संख्या 7। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, डोबेरिनर ने त्रिक नियम। सारे गामा पादानिसा कौन दिया? न्यूलैंड ने ना। उन्होंने कहा पहले तत्व का गुण 8वें से मिलता है। और डोबेरिनर ने तिर्यक नियम दिया, दूसरे तत्व का द्रव्यमान बराबर पहला और तीसरे तत्व के द्रव्यमान का औसत। याद है? मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया, लेकिन उसको सबसे ज्यादा दुख किससे हुआ? हाइड्रोजन से। किससे हुआ? और हाइड्रोजन यानी समस्थानिकों को वो स्थान नहीं दे पाया। बोलो रे।
और बाद में जब 1913 में मोस्ले ने सजाया परमाणु द्रव्यमान के आधार पर कि परमाणु संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर लगातार परमाणु संख्या है, इसका मतलब आवर्त का है। आप बहुत ज्यादा का गैप है मतलब वर्ग का है। बोलो न रे, लगातार परमाणु संख्या है मतलब आवर्त का है, और बहुत ज्यादा का गैप है मतलब वर्ग का। बोलो, अक्रिय गैस की संख्या 6, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। हेलोजन की संख्या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है? आयोडीन। सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन। बोलो न रे, ब्रोमीन किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। पारा भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। अमलगम में किसका होना अनिवार्य है? पारा का होना अनिवार्य है। अमलगम में किसका होना अनिवार्य है? किसका? पारा का होना अनिवार्य। हाइड्रोजन धातु नहीं है, लेकिन फिर भी एस ब्लॉक में है कि पी ब्लॉक में? किधर है? हाँ, हाइड्रोजन धातु है क्या? अधातु? हाँ, धातु के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। बोलो न रे, धातु त्याग करता है ग्रहण। अधातु पक्का ना? धातु क्या करता है? त्याग। और जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश, और जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। हाँ कि ना? तो धातु त्याग करता है तो उस पर कौन आवेश? धन आवेश। और धातु ग्रहण करता है, कौन आवेश? उपधातु की संख्या 7। उपधातु को जिस पर है वो बॉर्डर लाइन कहलाता है। बॉर्डर लाइन धातु और धातु को क्या करता है? अलग करता है। इसकी संख्या कितनी है? 7। कौन कौन? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलिनियम और टेल्यूरिमीन। बोलन रे, हाँ। पारा किस अवस्था में पाया जाता? द्रव अवस्था में। सीसा विद्युत का कुचालक है, सभी धातु सुचालक है, एकमात्र अपवाद है सीसा जो कुचालक है। सभी अधातु कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट सुचालक है। बोलो ना रे, धातु का घनत्व उच्च होता है, विद्युत का सुचालक होता है, चमक होता है, और इसका ठीक अपोजिट किसका होता है? अधातु। उपधातु में धातु का भी गुण होता है और धातु का भी। धातु और धातु के बीच में जो होता है उसको क्या कहते हैं? उपधातु। उपधातु की संख्या कितनी है? 7। कितनी कितनी कितनी? क्लियर है? बोलो ना रे। फर्स्ट ए का दूसरा नाम है क्षारीय धातु वर्ग। कौन वर्ग? सेकेंड ए को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु वर्ग। फर्स्ट ए का नाम क्षारीय धातु वर्ग, और सेकेंड ए का नाम क्षारीय मृदा धातु वर्ग। और सेवेंथ ए का हेलोजन, और सेवेंथ ए को ही 17वां वर्ग कहते हैं। 18वां वर्ग हो गया अक्रिय गैस, अक्रिय या निष्क्रिय गैस। बोलो ना रे, 8th ए को क्या कहते हैं? अक्रिय या निष्क्रिय ना। उसकी संख्या 6 है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। क्लियर है? बोलो ना रे। आज की कार्रवाई, कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्यूल। आप लोग क्वेश्चन बना लीजिए, क्वेश्चन बनाइए, जहां दिक्कत होगा हमसे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन बनाइए, तो बनाने की शुरुआत तो कीजिए।